चलो भैया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। भाई डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट है। लेकिन इधर जो लाइट हमारी बेंड हो रही है वो चेंज इन मीडियम की वजह से नहीं हो रही है, हमारे अपेरेचर के साइज की वजह से हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक ये ओपनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा अपेरेचर का साइज हो गया, और यहाँ पे मैंने कोई स्क्रीन ली है। सपोज यहाँ पे मैंने कोई एक लाइट सोर्स भी रख दिया कि ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है। तो यार इस लाइट सोर्स से लाइट डाइवर्ज करेगी, मतलब बाहर की तरफ स्प्रेड आउट करेगी। तो हमारी जो लाइट स्प्रेड होनी चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो ये ब्राइट रीजन आना चाहिए, जो लाइट का ब्राइट रीजन होगा वो बस इतना ही आना चाहिए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। तो जैसे मैंने अगर एक ओपनिंग रखी है और मैं यहाँ से लाइट पास कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जितना साइज ऑफ दी ओपनिंग होगा उतना ही स्क्रीन पे ब्राइट रीजन बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली में क्या नोटिस किया गया कि भैया हमारा जो ब्राइट रीजन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है। ब्राइट रीजन हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है। क्यों एक्सटेंड कर रहा है? क्योंकि लाइट रे बेंड कर रही है इन शार्प से। ये जो हमारे पास शार्प एजिस है यहाँ से लाइट रे बेंड कर रही है। तो यार हमने क्या देखा, जब भी हमारे अपेरेचर का साइज बहुत छोटा होता है, अपेरेचर का साइज मैंने आपको बता रखा है, स्लिट ओपनिंग, स्लिट विड्थ हम किससे डिनोट करते हैं भैया? या तो स्मॉल डी से कर लो या डब्ल्यू से कर लो। अब यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं ए से। तो अगर मैं अपने स्लिट विड्थ की बात करूं, स्लिट ओपनिंग की बात करूं, अगर हमारी स्लिट ओपनिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बहुत बड़ी है तो ये लाइट रे की बेंडिंग नहीं होगी। लाइट रे की बेंडिंग नहीं होगी और मेरे को एक्चुअल में जितना ब्राइट रीजन मिलना चाहिए था उतना ही मिलेगा। तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड हो रहा है। चेक करके बताओ ये चीज क्लियर है? रिपीट सर, ये वाला स्टेप रिपीट। रिपीट। अगर देखो हमारी ओपनिंग बड़ी होती, जैसे इस तरीके से मैंने ये ओपनिंग बड़ी ले ली, किससे बड़ी है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट से बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा भैया, लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। हमें एक्चुअल में जितना ब्राइट रीजन मिलना चाहिए था उतना ही ब्राइट रीजन मिलेगा। हमें इतना ब्राइट रीजन मिलना चाहिए था और इतना ही ब्राइट रीजन मिलेगा। तो हम कहेंगे कि भैया लाइट ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। लाइट ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया है, तो हम कहेंगे कि भैया ये एक रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट को एज अ स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन की तरह एज्यूम करते हैं कि भैया लाइट हमारा लीनियर मोशन में ट्रैवल कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। लेकिन ये कब होगा? जब साइज ऑफ द ओपनिंग बहुत बड़ा होगा। लेकिन अब हम इधर क्या नोटिस कर रहे हैं कि भैया जब हमारा साइज ऑफ द ओपनिंग, अब मैं पहले ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जब हमारा साइज ऑफ द ओपनिंग बहुत ज्यादा बड़ी होगी वेवलेंथ ऑफ द लाइट से, तो देयर विल बी नो बेंडिंग। लाइट की बेंडिंग नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि भैया हमारा रे ऑप्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, लीनियर मोशन वाला। लेकिन अगर साइज ऑफ द अपेरेचर वेवलेंथ से छोटा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? जैसे इधर, इधर भैया ये ओपनिंग मैंने बहुत छोटी ली है, होगी। तो वेरी गुड, तो इधर हमारी लाइट रे की बेंडिंग होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट। और हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिकल मतलब एक्स्ट्रा डार्क रीजन या एक्स्ट्रा ब्राइट रीजन मिलेगा। तो इधर हम क्या कहेंगे कि भैया ये तो फिर रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो गया। इधर तो लाइट रे बेंड नहीं करनी चाहिए थी, इधर लाइट रे लेकिन बेंड कर रही है। तो फिर मतलब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा वेव इधर? ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। भैया यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस सर। तो नोट डाउन करो। मैं चाय का एक सिप और मार लेता हूँ, नोट डाउन कर डालो। ओके सर।
चित्रांश अब आज में पोलराइजेशन कैसे होगा, बाकी हाँ टाइम मिलेगा तो बिल्कुल पोलराइजेशन अभी करा दूंगा। अब ये साइज ऑफ द ओपनिंग कितना होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि भैया ये वेवलेंथ से बड़ा या छोटा, एक पर्टिकुलर रेंज है, लिमिट है, लेकिन वो अभी हम बिल्कुल इसके लास्ट में करा जाएगा, जिसे हम कहेंगे फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, वो लास्ट में करा जाएगा। भैया जैसे सबका कंप्लीट हो जाए बता देना। हो Yes, गया sir. सर, हो गया। हो गया। अब आपको याद हो भैया इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन थी, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये थी कि हमें कोहेरेंट वेव्स चाहिए। कोहेरेंट वेव्स एक ओपनिंग से तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए इंटरफेरेंस के लिए हमें कितनी ओपनिंग चाहिए थी, 2 ओपनिंग चाहिए थी। इसलिए इंटरफेरेंस का जो सेटअप था वो सेटअप हमारा कहलाता था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, डबल स्लिट, 2 ओपनिंग चाहिए ताकि एक से वेव निकले दूसरे से वेव निकले, वो कोहेरेंट बन जाए और वो मर्ज कर जाए। लेकिन डिफ्रैक्शन में तो हमें एक सिंगल ओपनिंग चाहिए, तो इसलिए डिफ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भैया ये बात भी क्लियर हुई? यस सर। डन। अब क्या होगा, इस ओपनिंग से जो लाइट रेज बेंड कर रही हैं, जो मर्ज कर रही हैं, भैया वो फिर से हमारा पैटर्न बनाएंगे डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का, तो फिर से वही सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट उसमें पूरा सेटअप समझाता हूँ थोड़ा जल्दी में। ओके से हो गया। हो गया, चलो डन। तो भैया Yes, sir. लिखो हेडिंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारी नेक्स्ट क्लास किसकी है, मैथ्स नहीं केमिस्ट्री होगी ना आज तो? केमिस्ट्री। ठीक है। करूं भैया स्टार्ट? हाँ Yes, जी सर, करो। चलो डन। भैया ये मैंने ड्रॉ करी है स्लिट ओपनिंग, ठीक है। ये स्लिट ओपनिंग हमारे पास क्या है, ए है, और ये हमारे पास स्क्रीन है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, कैपिटल डी। अब यार मैंने क्या कहा कि यहाँ से एक पॉइंट सोर्स आया था, हम सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्यों प्लेस करेंगे, ताकि जो भी लाइट रेज इससे निकल के आए वो डाइवर्जिंग ना हो, वो हमारे पास पैरेलल लाइट रेज बन जाए। देखो समझाता हूँ फिर से, अगर मैं एक सिंगल पॉइंट सोर्स ले रहा हूँ तो इससे लाइट रेज हमारी कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। यस सर। ये लाइट रेज हो गई डाइवर्जिंग। लेकिन अब मैंने क्या किया भैया, मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इस लाइट सोर्स को बिल्कुल इसके फोकस पे रख दिया। तो रे ऑप्टिक्स का रिवीजन रिसेंटली ही करा है। अगर हमारे पास लाइट रेज फोकस से आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे कैसी बन जाएंगी, पैरेलल। भाई वेरी गुड। तो ये लाइट रे हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। तो इधर हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइट रेज आई है, फिर से मोनोक्रोमेटिक लाइट की, 1 2 और ये 3। इनको अलग अलग पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ऊपर वाले को हम पॉइंट ए कह रहे हैं, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो मैं इस वाले को सी कह देता हूँ, सेंटर पॉइंट, और इस वाले को मैं कह देता हूँ बी। डन। अब इन तीनों से लाइट रेज आएगी और वो मर्ज करेगी पॉइंट ओ पे। अब मेरे को बताओ, जब ये पॉइंट ओ पे मर्ज करेगी तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0। भाई वेरी गुड। 0 क्यों आएगा, समझो उस चीज को। यार ए से सी तक जितनी भी लाइट रेज निकलेंगी उतनी ही लाइट रेज सी से लेके बी तक भी आएंगी और उन सबकी लेंथ सेम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल भैया मैंने कहा कि यहां से पॉइंट 1 ले लेता हूं, ये पॉइंट 1 लिया, यहां से एक लाइट रे आई, तो यहां से भी पॉइंट 1 से एक लाइट रे आएगी। यस सर। अब इन दोनों लाइट रेज की अगर आप लेंथ देखो, ये दोनों लाइट रेज की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, सिमेट्री से इक्वल। अगर दोनों की लाइट रेज की लेंथ इक्वल ही है तो फिर पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही सेम होगा, यहाँ से पॉइंट 2 से आएगी तो यहाँ से भी पॉइंट 2 से लाइट रे आएगी, फिर से सारी लेंथ सेम हो जाएगी, तो पाथ डिफरेंस जितनी भी लाइट रेज निकलेंगी ए और सी के बीच में, भाई आई रिपीट, जितनी भी लाइट रेज 1 2 3 जाए जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो,
उतनी ही लाइट रेज सी से बी तक भी निकलेगी और सबकी लेंथ इक्वल हो जाएगी करस्पॉन्डिंग वाले की। मतलब 1 की 1 से लेंथ इक्वल होगी, 2 की 2 से लेंथ इक्वल होगी, 3 की 3 से लेंथ इक्वल होगी। तो भैया सबका पाथ डिफरेंस 0 आएगा। अगर पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है तो सेंटर पे कैसा फ्रिंज बनना चाहिए डार्क फ्रिंज। भाई? अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है तो ये किसकी कंडीशन होती है? ब्राइट ब्राइट फ्रिंज की। तो भाई बिल्कुल याद रखना, हमारे पास सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और मैंने आपको ये तो इंटरफेरेंस में भी कहा था कि सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनता है और इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। चेक करके बताओ याद आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है या यस कुछ रिपीट करना है? क्लियर करो नोट डाउन। हो गया। हो गया? यस सर हो गया। ठीक है, एक मिनट। चलो अब यार यही चीज मैं नेक्स्ट डायग्राम पे ड्रॉ करके समझा रहा हूं, उसमें चेक करना। इसको हटा दो भैया, फिर से वही, ये मैंने ओपनिंग ली, चेक करना प्लीज। और ये स्क्रीन ली, फिर से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे थे, ये पॉइंट ए, ये उसका मिड पॉइंट सी, और ये हमारे पास पॉइंट बी था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी लाइट रेज ए से सी तक निकलेंगी उतनी ही लाइट रेज सी से बी तक भी निकलेंगी, सिमेट्री बनाने के चक्कर में। अब सपोज ये लाइट रे मर्ज कर रही है भैया इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट पी, पॉइंट पी। अब मेरे को बताओ, क्या अब इन दोनों की लेंथ सेम आएगी या लेंथ में डिफरेंस आएगा? डिफरेंस डिफरेंस आएगा। भाई वेरी गुड, डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे मैंने उस टाइम भी समझाई थी कि अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, आपको साफ दिख रहा है कि लाइन 1 छोटी है, लाइन 2 बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं, तो कैसे पता करूं कितनी बड़ी है? सर 2 में से 1 2 को माइनस 1 2 में -1 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितनी बराबर आ रही है और कितना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है? तो भैया हम क्या करते हैं, इसमें ज्वाइन करके। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। याद रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? सेम। इक्वल। तो जो भी पार्ट बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये एक्स्ट्रा पार्ट है और यही डिफरेंस बनाएगा, यही पाथ डिफरेंस होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। यही चीज पीछे कर दो भैया, हमें पता है एपी छोटा है सीपी बड़ा है, डायग्राम को देख के ही पता चल रहा है। तो पाथ डिफरेंस, जैसे आप लोगों ने कहा पाथ डिफरेंस तो ऐसे ही मिलेगा हमें, बीपी माइनस एपी। अरे लेकिन हम पता कैसे करेंगे कितना पार्ट एक्स्ट्रा है और कितना पार्ट वो है? तो हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस बीपी पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो गई। इसको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर देता हूँ, जैसे सपोज डी। तो मेरे को पता चल गया कि पाथ डिफरेंस कितना होगा मेरे पास, बीडी होगा। बीडी। अब हम क्या करेंगे, इस बीडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? यहाँ पे कोई भी एक एंगल अज्यूम कर लो कि ये एंगल थीटा है। भैया ए बी की वैल्यू आपको पता ही है, ए बी की वैल्यू कितनी है? स्लिट विड्थ है, और स्लिट विड्थ हम कितना ले रहे हैं? स्मॉल ए या डब्ल्यू कुछ भी। तो भैया ये देखो, ये 90 डिग्री के अपोजिट आई है ए बी, 90 डिग्री के अपोजिट आई है, तो ये हाइपोटेन्यूस बन गई। वेरी गुड, हाइपोटेन्यूस बन गई। और ये बीडी जो है वो एंगल के अपोजिट है, तो ये क्या बन गई? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फाइंड करना हो हाइपोटेन्यूस से तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा। तो हमारे पास आ जाएगी बी डी इज इक्वल्स टू एच साइन थीटा, विच मींस ए साइन थीटा। तो याद रखना आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आएगा हमेशा? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। यहाँ तक कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। याद रखना, डिफ्रैक्शन के केस में फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिफ्रैक्शन के केस में हमेशा पाथ डिफरेंस जो होगा हम ए साइन थीटा रखेंगे, जहां पे ए स्लिट विड्थ है। तो क्वेश्चन में अगर स्लिट विड्थ ए की जगह डी दे रखे तो डी साइन थीटा, डब्ल्यू दे रखे तो डब्ल्यू साइन थीटा।
और याद रखना ये पाथ डिफरेंस पूरा ए से लेके बी तक का है, जो आपने बीपी माइनस एपी किया है, तो मतलब पूरा पॉइंट ए से लेके बी तक का है ये पाथ डिफरेंस। फिर एक Yes, बार ना sir. जो आपने पिक्चर बनाई उसको ना डायग्राम को फिर से समझाना एक बार। ये वाला नहीं, अगले वाला। ये वाला कह रहे हो? नहीं नहीं, हाँ ये वाला ये वाला। ये वाला ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स मान लिए ए सी और बी। भैया पॉइंट ए से लाइट रेज निकल के आएंगी, ए से सी तक बहुत सारी लाइट रेज आएंगी, ऐसे ही सी से बी तक भी बहुत सारी लाइट रेज आएंगी। मैं कह रहा हूँ वो सारी लाइट रेज किस पे मर्ज कर रही है, किस पे कंबाइन कर रही है? पॉइंट बी पे। चित्रांशी जाओ, पॉइंट पी पे कंबाइन कर रही है। लेकिन क्या अब सबकी लेंथ सेम होगी? जैसे इधर तो हमने क्या कहा था कि भैया इससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी उन सबकी लेंथ सेम होगी। 1 तो इधर की 1 की लेंथ सेम होगी, इधर 2 तो इधर भी 2 की लेंथ सेम होगी। लेकिन क्या अब ऐसा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि ये बीपी लाइन बड़ी है और एपी लाइन छोटी है। तो भैया ऊपर वाले रीजन से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो छोटी निकल के आएंगी, नीचे वाले रीजन से जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो कैसे निकल के आएंगी? बड़ी। बड़ी निकल के आएंगी। तो लेंथ में डिफरेंस है, लेंथ में डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस आएगा, और हमने वही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हो गया सर। हो गया. गुड। अब हमें क्या करना है, हमें भैया ये पाथ डिफरेंस को कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेट करना है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के हिसाब से। अब ध्यान देना, अगर मैं लिख रहा हूं कि जो मेरा पाथ डिफरेंस है, अब प्लीज ध्यान से सुनना, अब यहां से इक्वेशन वाला पार्ट आ गया कि a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो मेरे को बताओ ए सी और सी बी इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? नो सर। ठीक है, फिर से भाई मैं कह रहा हूं ए और एपी और बीपी के बीच में कितने का डिफरेंस बताया मैंने तुम्हें? लैम्डा का। लैम्डा का डिफरेंस ए साइन थीटा और ए साइन थीटा लैम्डा के बराबर है। तो भाई सी तो मिड पॉइंट है उसका, सी मिड पॉइंट है, तो फिर इन दोनों लाइट रेज लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। टेंशन ना लो, फिर से समझाता हूँ, चेक करो, आपका 101% आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, और ये पॉइंट बी था। इसके बिल्कुल करस्पॉन्डिंग यहाँ पर बिल्कुल सामने, नजरों के सामने पॉइंट ओ था। ए और सी को क्या करो, 3 पार्ट्स में तोड़ दो। ऐसे आप कितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हो, मैं बस अज्यूम करके एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूँ। 3 पार्ट्स में तोड़ दो। तो मैंने ये लिया 1, ये लिया 2 और ये लिया 3। जितने पार्ट्स में आप ऊपर तोड़ रहे हो उतने ही पार्ट्स में आपको क्या करना है, नीचे तोड़ना। नीचे भी तोड़ना। तो 1 2 3 चेक करके बताओ यहां तक की पहले बात समझ में आ रही है? यस सर। अब याद रखना, तुम 1 को 1 के साथ ही मर्ज कराओगे, 2 को 2 के साथ ही, 3 को 3 के साथ। तो मैंने 1 को 1 के साथ मर्ज कराया, ये चीज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है। हम काउंटिंग सी से कर रहे हैं ना, सी से काउंटिंग हो रही है, तो इसको 1 2 और 3 इसको ऐसा करो, 1 2 एंड 3। अब सही है नंबरिंग। भैया मैंने 1 को मिलाया और यहाँ पे भी 1 को मिलाया। मेरे को बताओ इन दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। सेम. तो पाथ डिफरेंस कितना आया? 0। ऐसे ही मैंने 2 को मिलाया और इसके 2 को मिलाया, क्या दोनों की लेंथ अभी भी सेम होगी या अलग होगी? सेम होगी। तो पाथ डिफरेंस 2 का भी कितना आया? 0। लास्ट 3 को मिलाया, 3 को मिलाया, तो ये भी 0 आ रहा है। तो यार ए से सी तक जितनी भी लाइटें निकल रही हैं और सी से बी तक जितनी भी लाइटें निकल रही हैं, उन सबका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सबका पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये क्या बनाएंगी आपकी? ये ब्राइट बनाएंगी। ब्राइट फ्रिंज। Yes, sir. यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी चीज समझो भैया, मैंने कहा फिर से यहाँ पे अब समझा रहा हूँ नीचे वाले डायग्राम में, ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट सी लिया और ये नीचे पॉइंट बी लिया। अब की बार यहाँ पे ज्वाइन करना है पॉइंट पी पे, ठीक है, पॉइंट पी पे। फिर इसको उसको ऐसा करो 3 पार्ट्स में तोड़ दो, 1 2 3। फिर से मैंने नंबरिंग उल्टी कर दी,
सर तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3। अब ऐसा करो 1 1 को मिलाओ। तो ये मैंने 1 को मिलाया और यहाँ पे मैंने 1 को मिलाया। अब मेरे को बताओ क्या दोनों की लेंथ सेम आ रही है? नो सर। लेंथ में डिफरेंस आ रहा है ना। यस सर। सिमिलरली 2 को ज्वाइन किया और इधर भी 2 को ज्वाइन किया, डिफरेंस आ रहा है। इधर भी ज्वाइन किया, इधर भी ज्वाइन किया, भैया डिफरेंस आ रहा है। तो Yes, मतलब इधर डिफरेंस तो आना फिक्स है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर ए और बी में टोटल डिफरेंस लैम्डा का है, टोटल डिफरेंस अगर लैम्डा का है, तो मेरे को बताओ 1 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1 और 1 के बीच में लैम्डा बाय 3। लैम्डा बाय 2 का। लैम्डा बाय 2 क्यों? सी इसका मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट है तो ये भैया लैम्डा बाय 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 मिलाकर ही तो लैम्डा बनेगा। यस सर। क्या बात क्लियर हो गई है? हाँ जी क्लियर है। तो ये आ गया लैम्डा बाय 2। सिमिलरली डेल्टा पी 2 कितना आएगा? वो भी लैम्डा बाय 2 लैम्डा आएगा। बाय 2। चलो डन, आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ, हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ जाए तो भैया ये कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा? ये डिस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। तो ये लैम्डा बाय 2 कब आया? जब मैंने पाथ डिफरेंस कितना लिया था? लैम्डा लिया था। जब ए और बी के बीच में लैम्डा लिया तब जाके ही तो 2 के बीच में लैम्डा बाय 2 आया। यस सर तो इधर कंडीशन एग्जैक्टली उल्टी हो रही है। हमें क्या पता चला कि जैसे ही पाथ डिफरेंस a sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आ रहा है, भैया ये लैम्डा 2 पार्ट्स में टूट रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो भैया ये कंडीशन बन गई डार्क फ्रिंज की, इंटरफेरेंस के जस्ट एग्जैक्टली उल्टा। तो हमें क्या पता चल गया? अगर हमारा डेल्टा पी ए साइन थीटा कभी भी एन लैम्डा के बराबर होगा तो वो हमेशा डार्क फ्रिंजेस ही बनाएगा। अब एग्जांपल समझ लो। सपोज अगर मैं डेल्टा पी 2 लैम्डा लेता हूं तो आप मेरे को बताओ आप इसको कितने सेगमेंट्स में तोड़ोगे जिससे लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस आए? 4। वेरी गुड। तो इसको 4 सेगमेंट में तोड़ दोगे। अरे जब चारों का लैम्डा बाय 2 आ रहा है तो फिर से ये क्या बनाएगा? डार्क बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ पार्ट डिफरेंस इज 2 लैम्डा, आप इसको 4 सेगमेंट्स में तोड़ोगे, 4 सेगमेंट्स ईच ऑफ लैम्डा बाय 2। सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं 3 लैम्डा लिखता हूं तो आप इसको कितने सेगमेंट्स में तोड़ोगे? 6। वेरी गुड, 6 सेगमेंट्स ईच ऑफ लैम्डा बाय 2। वेरी गुड। सिमिलरली 5 लैम्डा होगा तो 10। 4 लैम्डा होगा तो 8। बस 8। वेरी गुड। तो पहले यहां तक की कंडीशंस कर लो, हमने डिस्ट्रक्टिव की कर ली है, अब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड शो करना। ये लो। जैसे कंप्लीट हो जाए बताना भाई। हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया। ये क्या लिखा है चित्रांश तुमने? नहीं, नहीं देखा। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, चलो। यस सर हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन, सपोज अगर मैं डेल्टा पी
अगर अब मैं डेल्टा पी 3 लैम्डा बाई 2 लू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। इंटरफेरेंस में ये बनाता था डार्क फ्रिंज, लेकिन अब डिफ्रैक्शन में चेक करते हैं क्या करेगा। तो अगर आपने 3 लैम्डा बाई 2 लिया तो आप इसको कितने सेगमेंट्स में तोड़ोगे? भैया हम 3 सेगमेंट्स में तोड़ेंगे। 3 सेगमेंट्स जो हर एक किससे होंगे, ईच ऑफ पाई लैम्डा बाई 2। अब मेरे को बताओ, मैंने ऐसे 3 सेगमेंट्स तोड़े, भैया इन दोनों का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, तो ये तो डार्क बनाएंगे, लेकिन एक सेगमेंट तो बच जाएगा ना जो कैंसिल नहीं कर पा रहा है। तो अब की बार ये क्या बनाएगा, ब्राइट ब्राइट। फ्रिंज। क्या सबको समझ में आ रहा है इधर? हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट। देखो इधर क्या बन रहा था, 4 सेगमेंट बन रहे थे जब हमने 2 लैम्डा लिया था। 4 सेगमेंट का बनने का मतलब क्या है, 1 2 3 4। तो हर 2 सेगमेंट के बीच में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस था। हर 2 सेगमेंट के बीच में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बन के आया, डार्क। ऐसे ही आपने 3 लैम्डा को 6 सेगमेंट्स में तोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हुआ, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हुआ। तो ये एक दूसरे को काटेंगे, ये भी एक दूसरे को काटेंगे, ये भी एक दूसरे को काटेंगे, तो अभी भी इधर क्या बनेगा, डार्क। लेकिन इधर अगर इधर मैं 3 सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आएगा, ये काट देंगे, लेकिन इस नीचे वाले को तो काटने के लिए कोई बचा ही नहीं। यस। तो अब ये क्या बनाएगा, अब ये Bright बनाएगा fringe। ब्राइट फ्रिंज। तो हमें कंडीशन पता चल गई कि कभी भी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा तो भैया ये बनाएगा हमारे पास ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली एग्जांपल बताओ, अगर मैं 5 लैम्डा बाई 2 बताता हूं तो इस केस में कितने सेगमेंट्स तोड़ोगे और ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा? 5 सेगमेंट। भाई वेरी गुड। 5 सेगमेंट्स में से कितने सेगमेंट्स कट हो जाएंगे? 2 4 4 कट हो जाएंगे, एक बचेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 + 1, 2 कट हुए, एक बचा। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + 1, 4 कटे, एक बचेगा। एक बच गया। सिमिलरली 7 लैम्डा बाई 2 में आप उसको 7 सेगमेंट्स में segment। तोड़ोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 + 1, 6 कट गया। अब एक चीज ध्यान दो भाई, इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर हमारे जितने भी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे सबकी इंटेंसिटी सेम होती थी, ठीक है। आई रिपीट, इंटरफेरेंस के अंदर हमारे जितने भी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे सबकी इंटेंसिटी क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन इधर क्या होगा, इधर हमारी इंटेंसिटी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। मतलब अगर मैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप फिर समझ लेना। इधर अगर मैं इंटेंसिटी का बना रहा हूँ इंटरफेरेंस के लिए, स्लाइड। हाँ एक मिनट रुको। इस वाले केस में क्या होता है, इंटरफेरेंस के अंदर सारी इंटेंसिटी इक्वल होती है। ये किसी का माइक अनम्यूट पे है, म्यूट करो। डिंपल, सबकी इंटेंसिटी जो है वो सेम। ये हमने इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू पोजीशन। ये हो गई इंटेंसिटी और यहाँ पे है पोजीशन। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, डिफ्रैक्शन के अंदर सेंटर वाले की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी बस, क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस 0 था। उसके बाद इंटेंसिटी ऐसे कीप ऑन रिड्यूसिंग, यही सेम चीज दोनों साइड। अब ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज को समझ लो। ये पहले ऊपर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा इंटरफेरेंस के लिए है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए है, और ये हमारा डिफ्रैक्शन के लिए है। ऐसा क्यों हो रहा है इधर समझो। मेरे को बताओ, जब मैंने 3 सेगमेंट लिए थे तो कितने सेगमेंट डार्क बना रहे थे और कितने सेगमेंट ब्राइट बना रहे थे? 2 डार्क बना रहे थे और एक ब्राइट। 2 डार्क बना रहे हैं, एक ब्राइट बना रहा है। तो इधर डार्क के लिए सिर्फ 2 ही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो डार्कनेस क्रिएट कर रहे हैं, और एक ब्राइटनेस के लिए। इधर 4 डार्क क्रिएट कर रहे हैं और एक ब्राइट, तो ब्राइट करने वाला तो एक ही है, लेकिन इधर डार्क करने वाले लोग 4 हो गए। तो भैया डार्कनेस बढ़ेगी ना। डार्कनेस बढ़ रही है तो मतलब इंटेंसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सिमिलरली इधर ब्राइटनेस क्रिएट करने वाला तो एक ही है,
लेकिन डार्कनेस क्रिएट करने वाले अब 6 हो गए। तो भैया इसलिए डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। डार्कनेस बढ़ने का मतलब है ब्राइटनेस का रिड्यूस होना, और ब्राइटनेस का रिड्यूस होने का मतलब है इंटेंसिटी का रिड्यूस होना। कंप्लीट करो इसे। Say next slide. नेक्स्ट स्लाइड ये लो। हो गया सर। एक मिनट प्लीज। जो आ गया चित्रांश जी। चले भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात हो गई डिफ्रैक्शन में कि भैया सेगमेंट्स कैसे और इंटेंसिटी कैसे रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब आते हैं फ्रिंज विड्थ के ऊपर। फ्रिंज विड्थ भैया इंटरफेरेंस में एक और बड़ा डिफरेंस क्या है, हमारी जितनी भी फ्रिंजेस बनती है वो सब इक्वल विड्थ की बनती है। और सबका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद है किसी को? इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? Lambda d by d. भाई वेरी गुड, डी लैम्डा डी स्मॉल डी। ठीक है, ये इंटरफेरेंस के अंदर होता था और सबकी सेम होती थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया हमारी जो फ्रिंज विड्थ होती थी वो सबकी सेम होती है इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। लेकिन अब डिफ्रैक्शन में ये भी एक डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन के अंदर याद रखना जो सेंट्रल फ्रिंज है, इसको मैं बी नॉट से डिनोट कर रहा हूँ, बीटा नॉट। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा सबसे बड़ी बनती है, सबसे बड़ी, और वो डबल उसकी बनती है, 2d बाय स्मॉल डी, डबल उसकी बनती है, याद रखना सेंट्रल फ्रिंज। बाकी सारी फ्रिंज विड्थ हमारी बनेगी डी लैम्डा बाय स्मॉल डी की। क्या ये चीज भी क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया हमारा डिफ्रैक्शन केस में। कि डिफ्रैक्शन केस में भैया हमारी सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ट्वाइस ऑफ बनती है, ट्वाइस बनती है मतलब। कभी कभी हाँ एक चीज और, वो कभी कभी आपसे एंगुलर भी पूछ लेता है, एंगुलर विड्थ कितनी हुई है। एंगुलर विड्थ का मतलब होगा इधर थीटा कैलकुलेट करना। तो अगर आपको याद हो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। भाई मैथ्स Yes, वाले sir. स्टूडेंट हो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो हम साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? Theta में. थीटा में। तो हमारे पास आएगा ए थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। ये याद रखना हाफ एंगुलर विड्थ है। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, यहां से एक लाइट रे निकली, यहां से एक लाइट रे, या सेंटर पे मिला लो चलो कि भैया ये सेंटर पे, ये सेंटर पे, तो हमारा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल अकेला थीटा है। तो हमारा वैसे एंगल बनेगा ट्वाइस थीटा। तो इसलिए मैंने हाफ एंगुलर विड्थ लिख रहा हूं कि ये हाफ एंगुलर विड्थ है। Yes, sir. हो गया. हो गया, चलो वेरी गुड। अब जब ये कंप्लीट हो गया है तो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। लास्ट जो बचा है डिफ्रैक्शन का, दैट इज फ्रेस्नेल्स जोन, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। हेडिंग इस तरीके से होती है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स।
जैसे कंप्लीट हो जाए हेडिंग लिख ली, बता दो, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। लिख ली सर। लिख ली, चलो डन। भाई सपोज ये हमारा स्क्रीन था, ये हमारी सेंटर पॉइंट था O, यहाँ से हमने एक डिस्टेंस लिया है x। तो भैया पोजीशन फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ करता था d लैम्डा बाय a, स्मॉल d होता था, इधर हमने स्लिट विड्थ इसे ली है तो a। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी लाइट रे ने बेंड ही नहीं किया है। भाई जैसे बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे आओ, इधर हमने क्या कहा कि लाइट रे बेंड कर रही है, इसलिए तो उसको डिफ्रैक्शन कहा गया। Yes, अगर sir. मैं कह दूं कि भैया मेरी जो लाइट रे है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट, इतने छोटे अमाउंट में हुई है, तो इसमें ऑलमोस्ट इस नेग्लिजिबल अमाउंट को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम यही कहेंगे ना कि भैया बेंडिंग एक तरीके से हुई ही नहीं है। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई है आपको? यस सर। ये डिस्टेंस अगर x है, इस डिस्टेंस को अगर मैं बहुत ज्यादा छोटा मान लूं तो हम यही कहेंगे कि भैया बेंडिंग एक तरीके से हुई ही नहीं है। तो वही चीज मैं इधर कह रहा हूं कि अगर मेरी x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आए तो हम कहेंगे कि भैया लाइट रे ऑलमोस्ट बेंड हुई ही नहीं। और अगर हमारी x की वैल्यू बड़ी आ जाए तो भैया हम कहेंगे कि भैया हाँ, अगर x की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, लार्ज आ रही है, तो हम कहेंगे कि भैया लाइट रे बेंड हुई है। अगर लाइट रे बेंड हुई है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डिफ्रैक्शन। और अगर लाइट रे बेंड नहीं हुई है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? Infraction. ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का, कि लाइट रे ने अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो किया है। तो अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसको हम लार्ज माने या जिसको हम स्मॉल माने? तो भैया हमने कहा कि x की वैल्यू को अगर हम a के बराबर मान लें, मतलब जितनी हमारे स्लिट की ओपनिंग है अगर उतनी ही लाइट रे बेंड हो रही है तो हम कहेंगे कि भैया लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। पक्का? लास्ट वाला रिपीट। रिपीट। भैया मैंने कहा x की वैल्यू छोटी होगी तो रे ऑप्टिक्स, x की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन। अरे लेकिन कितनी बड़ी? कोई एक वैल्यू, एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। Yes, sir. आप कौन सी वैल्यू को बड़ा मानोगे और कौन सी वैल्यू को छोटा मानोगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इधर हमने वही कहा, हमने कहा कि हमने x को क्या माना? x को a माना, जहाँ पे a क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, स्लिट ओपनिंग, स्लिट विड्थ। यस सर। और x क्या है? x का मतलब है लाइट का जो स्प्रेड हुई थी, स्प्रेडिंग, स्प्रेड। ठीक है ना? वापस फर्स्ट डायग्राम पे दिखा देता हूँ। यस। x का मतलब ये था कि ये लाइट रे कितना एक्स्ट्रा स्प्रेड हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू स्लिट विड्थ के ओपनिंग के बराबर आए तो इस केस में हम इसको मानेंगे लार्ज वैल्यू, और हम बोलेंगे कि भैया अब क्या हुआ है? डिफ्रैक्शन हुआ है। तो इस फॉर्मूले में x की वैल्यू को कितना रख दो? a रख दो। तो मेरे पास आएगा a इक्वल्स टू डी लैम्डा बाय a। ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी लैम्डा। Yes, sir. भैया क्लियर हो रही है चीजें? Yes, sir. बढ़िया। तो अब मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? रूट डी Root D lambda. रूट डी लैम्डा। वेरी गुड। तो ये a क्या बन गया? ये a हमारा स्लिट विड्थ बन गया। a हमारा स्लिट विड्थ बन गया ना, तो इस a को हम कहेंगे साइज ऑफ फ्रेस्नेल्स जोन। चेक करो क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। नोट डाउन करो, इसी में बस फॉर्मूले को हल्का सा और इंटरचेंज कर देंगे। भैया ये हमारा बन जाएगा साइज ऑफ फ्रेस्नेल्स जोन, कि हमारी स्लिट विड्थ इतनी होनी चाहिए। याद है जब मैंने स्टार्टिंग में अभी लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू लैम्डा से बड़ी होनी चाहिए। अरे लेकिन कितनी बड़ी होनी चाहिए जब मैं रे ऑप्टिक्स बोलूंगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है। Okay, sir. तो मेरे को बताओ अगर a की वैल्यू इससे छोटी हो तो डिफ्रैक्शन होगा या इससे बड़ी हो तो डिफ्रैक्शन होगा? इससे बड़ी होगी. बड़ी होगी तब। भैया अगर a की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो स्लिट विड्थ हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे रिपीट, अगर a, इसको AF लिख लो, AF, AF का मतलब फ्रेस्नेल्स जोन। तो अगर मेरी a की वैल्यू AF से बड़ी है तो मतलब स्लिट ओपनिंग बड़ी हो गई है। स्लिट ओपनिंग बड़ी हो गई है तो हम क्या कहेंगे कि इसमें रे ऑप्टिक्स वैलिडेट होगा। यस सर। अगर हमारी a की वैल्यू AF के बराबर या छोटी है तो हम क्या कहेंगे? फिर भैया लाइट रे की बेंडिंग होगी और हमारा क्या होगा?
डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। बस सिंपल सी बात। अगर मैंने ए निकाला है तो क्या इसी को यूज करके आप डी भी निकाल सकते हो? डी। यस सर। बताओ कैपिटल डी कितना लिखूं भैया? कैपिटल डी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय लैम्डा। यस सर। कैपिटल डी क्या होता था? कैपिटल डी स्लेट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हुआ करता था। यस सर। तो इधर फिर से एक चीज सोच के बताओ कि भैया ये डिस्टेंस अगर बड़ा होगा तो मतलब स्लिट ओपनिंग बड़ी होगी तभी तो डी बड़ा होगा। यस यस सर। सर। तो इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, अगर मैं स्लिट विड्थ फाइंड कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी? फ्रेस्नेल्स जोन। स्लिट विड्थ। ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस है, वो फ्रेस्नेल्स जोन है। बस सीधी बात। सर प्रीवियस स्लाइड। ये हमारा खत्म हुआ डिफ्रैक्शन। इस पे भी अभी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे देखते हैं। फिर से किसी का माइक अनम्यूट पे है भाई। सर नेक्स्ट स्लाइड। भैया इधर भी इस केस में लिख लेना कि अगर डीएफ की वैल्यू डी से बड़ी है तो मतलब उस केस में ए की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे लगेगा रे ऑप्टिक्स। और अगर डीएफ की वैल्यू छोटी या बराबर है इस डी के, डिफ्रैक्शन। मैंने सही लिखा? हाँ सही लिखा, तो ये होगा डिफ्रैक्शन। चित्रांश अभी बताऊंगा टर्मिनल क्रिस्टल क्या होता है। पोलराइजेशन ही स्टार्ट करूंगा, बस एक न्यूमेरिकल करो, मैं पोलराइजेशन ही स्टार्ट करूंगा। सर हो गया। हो गया, चलो यस सर। जल्दी कंप्लीट करो भैया, फिर क्वेश्चन हो गया सर। यस सर हो गया। चलो देखो भैया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक सिंगल स्लिट लिया है और उसमें हमने रेड लाइट को पास किया है। रेड लाइट की वेवलेंथ गिवन है हमारे पास, दैट इज 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग। स्लिट विड्थ हमें गिवन है, स्लिट विड्थ हमने ली है ए। हमें इस ए की ही वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट किया कि हमारा जो फर्स्ट मिनिमम है, फर्स्ट मिनिमम का मतलब फर्स्ट डार्क है, हमारा जो फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस है वो कितने एंगल पे फॉल डाउन करना चाहिए? वो 30 डिग्री के एंगल पे फॉल डाउन करना चाहिए। और सेकंड वाला कह रहा है कि हमारा जो फर्स्ट मैक्सिमम है, फर्स्ट ब्राइट जो है, वो हमारा फॉल डाउन करना चाहिए एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक करो। यस सर। कुछ ज्यादा लैग नहीं चल रहा तुम्हारा?
तन मन में आग लग जाए। किस दिन क्लास लेने के लिए मना कर रही थी? हाँ उसकी प्रॉब्लम समस्या थी, उसका बात करने का तरीका अलग है। तो बाद में कहती मुझे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मैं होता नहीं मेरे आदमी का अकेले लगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आलू से रुपये और मार्च तो मैं वो दोनों रुपये करता था 1 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास ये कहती क्या होगा कि सर मैं क्लास में मुझे प्रॉब्लम है, आप किस चीज को देखें तो ये लोग आपको आगे उसको कैसे सुन ली मेरी तुम्हारे हिसाब से ना भैया फर्स्ट वाले का आंसर सबका सही आ रहा है, दैट इज है पावर्स, लेकिन गलत आ रही है कशिश आपकी। दीपिका आपका सही आया है आंसर। अब अवनीश वैल्यू सही आई है, पावर्स तो कुछ गलत ही है, साक्षी गलत है। यार एक बार बताओ, अभी तुम्हें बताया था ना फर्स्ट मिनिमा कहाँ फॉल डाउन करेगा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो जो हमने अभी कंडीशन लिखी तो है, वापस ले जाओ भैया प्रीवियस स्लाइड्स पे। हमारा फर्स्ट डार्क फ्रिंज किधर बनेगा जब हमारा ए साइन थीटा किसके बराबर होगा? लैम्डा। लैम्डा के। तो भैया यहाँ पे वही चीज रख दो इधर। फर्स्ट पार्ट के लिए आप लिखोगे ए साइन थीटा, हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे एक ही तो वैल्यू पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री दे रखा है, वेवलेंथ आपको यहाँ पे दे रखी है। अच्छा आप आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिख रहे हो, अच्छा ठीक है समझ गया भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री हाफ, तो 2 लैम्डा के बराबर, तो दैट इज 13,000। फिर ठीक है 13,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख दो, या तो फिर अगर पावर्स में चेंज कर रहे हो तो भैया पावर सही लिखो, बिल्कुल सही। तो दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6। या तो आप इसमें कंफ्यूजन मत हो भैया, सीधे सीधे आर्मस्ट्रॉन्ग में ही आंसर्स को रहने दो ना, गलती करने के चांस ही क्यों ले रहे हो। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करो। सेकंड पार्ट में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पूछ रहा है, तो मैंने अभी एक कंडीशन लिखवाई है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2 के। तो फिर से साइन 30 डिग्री, एंगल 30 दे रखा है, साइन 30 डिग्री होगा हाफ, ये 2 और वो 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा के बराबर। भाई क्लियर हो रहा है या रिपीट करूं? क्लियर है सर। क्लियर है। तो ए इक्वल्स टू 3 इंटू 65। 19,500। भाई बिल्कुल सही, 19,500 आर्मस्ट्रॉन्ग। बढ़ूं आगे? यस। एकदम से जोर के मत बोलो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लाइट रे ली है हमने 600 नैनोमीटर्स की और हमें स्लिट विड्थ गिवन है दैट इज ए। ओके एक मिनट रुक जाओ। स्लिट एंड स्क्रीन इज दिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड। चलो डन। हाँ कि हमें यहाँ पे स्लिट विड्थ फिर से गिवन है दैट इज ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन भी गिवन है 0.8 मीटर। अब सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब आपका सेकंड ब्राइट फ्रिंज और हमारा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। सेंटर मतलब सेंट्रल फ्रिंज बन गया ये। इन दोनों का डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 15 mm। पता नहीं मेरे क्वेश्चन में क्यों डाउट लग रहा है। एक मिनट रुको, मेरे को फिर से पूरा पढ़ने दो। पैरेलल बीम ऑफ लाइट 600 nanometers होगी if the distance between the smooth and screen is and the distance of the second order maxima from the center of the screen from the center of the screen ठीक है फिर तो is 15 mm। कैलकुलेट द स्लिट विड्थ। एक बार चेक कर लो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है या रिपीट करूं। रिपीट डायग्राम समझा देता हूं तो आपको फटाफट क्वेश्चन उसी वक्त सॉल्व कर दोगे आप। भैया ये हमारी स्लिट विड्थ है जो हमें गिवन नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है। ये हमें दे रखा है अपना स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.8 मीटर। ये डिस्टेंस हमें दे रखा है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ। क्वेश्चन कह रहा है अब सेकंड ब्राइट फ्रिंज। भैया ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बनेगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा सेकंड ब्राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर से जो ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 15 mm। मतलब हमें इस x की वैल्यू गिवन है, x ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज माइनस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का इज इक्वल टू 15 mm। इतनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको बताना है ये स्लिट विड्थ की वैल्यू और वेवलेंथ हमें गिवन है दैट इज 600 नैनोमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस सर। बढ़िया। तो ट्राई टू कैलकुलेट बाय। मेरे को बता दो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगी। सेकंड sin theta is equal to lambda by तो देखो अभी हमने बताया था फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब बनता है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जब बनता है लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 पे। lambda by 2 पे। तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज किधर बनेगा 5 lambda by 5 lambda by 2। भाई वेरी गुड 5 लैम्डा बाय 2। तो ठीक है तो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी हमारे पास आएगा फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस जो a sin थीटा है वो हमारा 5 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। अब आपको याद हो पोजीशन का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया। पोजीशन का फॉर्मूला होता है पी डी बाय स्मॉल डी पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। तो इधर p पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख दो। तो भैया पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है ये हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 5 लैम्डा बाय 2। ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा कैपिटल D। जहाँ पे याद रखना स्मॉल d स्लिट विड्थ है, चाहे स्मॉल d लिखो चाहे a लिखो। कंफ्यूजन बार बार ना हो तो इसको मैं a की जगह d ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5d लैम्डा बाय 2d। ये मिल गया। भैया चेक करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। नो सर। x जीरो क्या बनेगा, जीरो पे ही बनेगा। भैया सेंट्रल फ्रिंज तो जीरो पे ही बनेगा ना। हाँ जी। तो हमें बेसिकली 5 लैम्डा डी बाय 2d इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 mm। 15 mm। mm का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर। वेवलेंथ की वैल्यू मीटर्स में लिखो। कैपिटल डी की वैल्यू मीटर्स में ही दे रखी है आपको 0.8। 5 तो एज इट इज है, आपको ये स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। चलो स्मॉल डी की वैल्यू निकाल के बता दो कितना आ रहा है।
भैया तुम कह रहे हो आंसर 80, लेट मी चेक आंसर 80 है क्या भाई? 80 माइक्रोमीटर्स में आ रहा है। पावर फिर से सही नहीं बता रहे हो तुम अवनीश, हर बार पावर गलत बताते हो। कशिश आपकी भी पावर्स गलत आ रही है। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप अपने आप मैच करना। आंसर आ रहा है हमारे पास स्लिट विड्थ 80 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, इसलिए आंसर जो गिवन है वो गिवन है 80 माइक्रोमीटर्स। यस सर यही आ रहा है। भाई वेवलेंथ कन्वर्ट वगैरह जैसे मैंने बोला कर लेना, उस हिसाब से मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। नैनोमीटर्स को करोगे तो 600 इंटू 10 टू द पावर -9 -9 मीटर, मीटर। वो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, हो जाएगा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चित्रांश तुम्हारा पोलराइजेशन तो नहीं हो पाया, वो तो अब कल की क्लास में ही हो पाएगा हमारे साथ। तो भैया क्या करें, हो गया सर। हो गया। तो बस भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल वेव ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे और फिर बाकी क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शुरू करके खत्म करेंगे। ओके सर, बाय बाय सर। चलो बाय बाय भाई, टाटा, बाय बाय, टेक केयर बाय भाई, सर। बाय बाय भाई, बाय बाय।